हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले जो आपका लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में हमने बोहर्स मॉडल के डिफेक्ट्स पढ़ लिए थे। हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लिया था। लाइमन, बामर, वाटसन, ब्रैकेट फुंड सीरीज के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे चलते हैं, जिसमें अब हम ये स्टडी करेंगे कि एटॉमिक मॉडल का जो कॉन्सेप्ट था, ओल्ड कॉन्सेप्ट था, वो फेल हो रहा था, बोहर्स एटॉमिक फेल हो रहा था। तो इसका क्वांटम मॉडल दिया गया, वेव मैकेनिकल मॉडल दिया गया। तो इस वेव मैकेनिकल मॉडल देने का आधार क्या था, बेस क्या था? तो डेवलपमेंट लीडिंग टू द वेव मैकेनिकल और क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, ऑन विच बेसिस दिस वेव मैकेनिकल मॉडल गिवन। तो जो आपके बोहर्स मॉडल था उसकी जो शॉर्ट कमिंग थी, कमियां थी, उनको दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ एफर्ट किए, कुछ अपने प्रयास किए और एक नया मॉडल जो है उन्होंने डेवलप किया, जिसको हम वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मॉडल कहते हैं। और ये वेव मैकेनिकल मॉडल जो है वो दो कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। पहला है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगली concept of dual nature of matter, and second concept is Heisenberg's uncertainty principle. These two concepts are useful in the development of quantum और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो हम सबसे पहले डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये क्या है। व्हाट इज डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट? तो हेडिंग आपका होगा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। हम सबसे पहले डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने पहले पढ़ा था कि जो एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, जो एनर्जी है उसमें वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी है, उनमें डुअल कैरेक्टर पाया जाता है। इसी तरह से डी ब्रोगली ने ये बताया कि जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनमें जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, इनमें पार्टिकल नेचर तो है ही, दीज आर पार्टिकल, मैटर पार्टिकल्स, बट दे ऑल्सो एसोसिएटेड विद वेव नेचर। जो बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं उनमें पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी होती है, और जो वेव एसोसिएटेड होती है पार्टिकल से उसको हम कह सकते हैं डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या है? डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, और इसको हम डुअल नेचर ऑफ मैटर बोलेंगे। तो इसमें देखिए, डी ब्रोगली suggested that small particles like proton, like electron, proton, atoms, etc. possesses particle nature as well as wave nature, that is dual character। इसका मतलब क्या है? उनमें डुअल कैरेक्टर होता है। तो ये इसकी वेव जो एसोसिएट होती है पार्टिकल से, उसको हम पार्टिकल वेव कहते हैं। द वेव एसोसिएटेड
with these particles is known as matter wave, उसको मैटर वेव बोलेंगे, और डी ब्रॉगली वेव। तो इस तरह से डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनमें पार्टिकल नेचर तो है ही है, लेकिन साथ साथ उसमें वेव कैरेक्टर भी पाया जाता है। तो जब वेव कैरेक्टर पाया जाता है तो इसकी वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू मेजर द वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली ने इसको जो फोटोन के बारे में इक्वेशन दी थी, क्वांटम थ्योरी दी थी, उसी का सहारा लेके उन्होंने एक इक्वेशन डेराइव की है जिसको हम डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं, और इस डी ब्रॉगली इक्वेशन की हेल्प से किसी पार्टिकल वेव की वेवलेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डी ब्रॉगली इक्वेशन? नाउ वी सी डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन को हम डेराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लेंगे, जिसमें प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्या बताया गया था कि किसी भी क्वांटा की जो एनर्जी होती है E, वो h न्यू के बराबर होती है। तो वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इसके साथ साथ आपने आगे पढ़ा था आइंस्टीन इक्वेशन है, वो E और m में रिलेशन एस्टेब्लिश करती है, E इक्वल mc²। अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो हमारा एक रिलेशन निकल के आ जाएगा जिसको डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं। तो वेवलेंथ कैसे हम निकालेंगे? द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल वेव the wavelength associated with particle wave can be calculated as follows. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू Planck's quantum theory, energy of photon E इक्वल क्या बताया था, hν। इसे मान लें इक्वेशन 1, जहां h क्या है, h है प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। अब आइंस्टीन ने क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ने जो है ये बताया है कि जो फोटोन है उसको अगर हम पार्टिकल सपोज करें तो उसका एनर्जी होगा mc²। इफ फोटोन इज पार्टिकल देन E इक्वल क्या हो जाएगा, mc²। ये आ गया इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, h न्यू इक्वल आ गया mc²। आपने पढ़ा है न्यू इक्वल क्या पढ़ा है, c/λ। न्यू इक्वल क्या होता है, c/λ। तो अगर हम इसको यहां रख दें तो hc/λ इक्वल हो जाएगा mc²
सी से सी कैंसिल कर दो तो लैम्डा इक्वल क्या आ जाएगा, एच अपॉन एम सी। ये इक्वेशन आ गया थर्ड। ये किसके लिए आ गया, ये तो फोटोन के लिए आ गया, लेकिन मटेरियल पार्टिकल के लिए वेलोसिटी जो c है वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करेंगे। बट फॉर मटेरियल पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ फोटोन c is replaced by v। अगर हम v से रिप्लेस कर दें तो लैम्डा इक्वल क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल आ जाएगा h अपॉन एम बी। सो दिस रिलेशन इज known as de Broglie equation for the wavelength of material particle. Here lambda equation 4 is known as de Broglie equation. Here lambda wavelength of particle wavelength of particle wave, h है प्लेन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, और v है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो स्मॉल पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है। तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन जो आ गई वो डी ब्रोगली इक्वेशन बोली जाती है, और इस डी ब्रोगली इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी मैटर वेव की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप जल्दी से नोट करिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। तो इस तरह से हम डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से क्या पता किया कि जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उन पार्टिकल्स में पार्टिकल नेचर तो है ही, उसके साथ साथ उनमें वेव भी एसोसिएटेड रहती है। लेकिन एक बात बता दें कि जो इसकी वेव होती है वो एसोसिएटेड वेव है, वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के लिए तो उसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर n की वैल्यू ज्यादा होगी, s तो हमेशा फिक्स है, तो जो लैम्डा आएगा वो बहुत कम होगा, और लैम्डा की वैल्यू जब बहुत कम होगी तो इस तरह की वेव का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, इस तरह की कोई वेव होती ही नहीं है। तो डेली लाइफ में इस डी ब्रोगली इक्वेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर कोई कार दौड़ रही है, क्रिकेट की बॉल है, कोई चिड़िया उड़ रही है, एरोप्लेन जा रहा है, तो उनके लिए हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का कोई फायदा नहीं है कि इस तरह की कोई वेव आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। तो आप सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। तो सिग्निफिकेंस लिख लें, इसका सिग्निफिकेंस क्या है नोट कर लीजिए। ऑल्दो डी ब्रोगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल पार्टिकल्स, बट
but it has no significance in case of macroscopic particles. It has significance only in the case of microscopic objects. It means de Broglie equation or de Broglie relationship has no significance in our daily life. That's why daily life objects like car in motion or running cars or a cricket ball do not observe any wavelength और do not observe any wave nature. जिनका मास बहुत ज्यादा है उनकी लैम्डा जो है वैल्यू बहुत कम आएगी, तो उनसे एसोसिएटेड वेव का आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर सकते. अब चलिए हम इससे रिलेटेड डी ब्रॉगली इक्वेशन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं. कैसे इनका सिग्निफिकेंस नहीं है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं. व्हाट विल बी wavelength of a ball having mass (0.1 kg) and moving with velocity 10 मीटर पर सेकेंड. एक कोई बॉल है जिसका मास कितना है 0.1 किलोग्राम है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है. पूछा है इसकी वेवलेंथ क्या होगी. तो देखिए डी ब्रॉगली इक्वेशन इसमें लगा सकते हैं. क्या सॉल्यूशन होगा. अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल पढ़ा है आपने h अपॉन mv. h की वैल्यू आपको पता ही है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. जूल सेकेंड को इस तरह भी लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. मास कितना दे रखा है, मास है 0.1 kg एंड वेलोसिटी इज गिवन 10 मीटर per second. Put these values here. Lambda equal हो जाएगा 6.626 into 10 to the power -34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अपॉन 0.1 kg into 10 मीटर सेकेंड इनवर्स. 10 into 0.11 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.626 into 10 to the power -34 मीटर. ये आ गई लैम्डा. तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू मीटर में है इतनी, तो एंगस्ट्रॉम में कितनी और भी कम होगी. तो इसका मतलब क्या है कि इस वेवलेंथ की कोई किसी भी वेव का हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं. जो भी वेव नेचर है वो आपकी इसकी वेवलेंथ इतनी कम आ रही है, इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. इसलिए हम बता रहे थे कि जो बॉल्स हैं या आपके रनिंग कार्स हैं या फ्लाइंग बर्ड्स हैं, इनकी वेवलेंथ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. इसको जल्दी से नोट कर लीजिए. एक और क्वेश्चन देखिए. दूसरा क्वेश्चन है
calculate the mass of photon having wavelength 3.6 एंगस्ट्रॉम। एक फोटोन पार्टिकल है, उस पार्टिकल की वेवलेंथ निकालनी है। एनर्जी पार्टिकल होता है और इसकी वेवलेंथ कितनी दी है 3.6 एंगस्ट्रॉम। व्हाट विल बी द मास ऑफ दिस पार्टिकल? तो आपको क्या दे रखा है, गिवन लैम्डा इक्वल 3.6 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज कर लें तो 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर हो गया। वेलोसिटी ऑफ फोटोन, फोटोन लाइट पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इट इज लाइट पार्टिकल, तो लाइट की वेव वेलोसिटी ये होती है। h इक्वल कितना होता है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मास। डी ब्रोगली इक्वेशन लगा दीजिए। फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल h अपॉन एम वी, तो m इक्वल क्या हो जाएगा h अपॉन लैम्डा वी। h की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। लैम्डा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 8, ओ सॉरी 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, और ये दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो आपका क्या होगा देखिए 6.626 इंटू 10 टू द पावर, देखिए -10 और 8 आपका -2 होगा, -2 ऊपर होंगे +2 हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 32 अपॉन 10.8। तो ये कितना आ गया 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 ये था, 3 इंटू 10 टू पावर 8 ये था। तो इसको लिख सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो किस में आ जाएगी केजी में। ये वैल्यू किस में आएगी केजी में। ये मास पूछा है, ये आपकी वैल्यू आपकी एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख दी, ठीक है ना। ये आपकी 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 है, और ये 3 इंटू 10 टू पावर 8। इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी हो जाएगी वैल्यू, वो हो जाएगी आपकी एम की वैल्यू, इतने किलोग्राम इसका मास होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, उनको आप सॉल्व करिए। आगे हम नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रह गया है, उसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।